स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैराथन सेशन लेकर आए हैं जो 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक का एक टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार होता था और भारतीयों के द्वारा आंदोलन किए गए थे, कौन से किए गए थे और क्या क्रांतिकारियों की ने कितना बलिदान दिया था और उसके बाद हमें जो आज़ाद भारत है वो मिला है। सबसे पहले देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी की पहली जंग, आज़ादी के तरफ जाता पहला कदम था ये, और इसे मेरठ से स्टार्ट किया गया था इस 1857 के विद्रोह को। और ये क्यों हुआ था भारतीयों के द्वारा 1857 में क्यों किया गया था? क्योंकि इसके कुछ कारण थे, रीज़न थे कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा 100 साल तक अत्याचार भारतीयों के ऊपर किया गया था, अब उसका अंत हो चुका था। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ इकोनॉमिकली और कुछ रिलीजियस कारण थे कि जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। पॉलिटिकली क्या था कि अंग्रेज़ों के द्वारा सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऐसी कुछ नीतियों का, पॉलिसीज़ का यूज़ किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे क्या था कि जैसे झांसी की रानी के द्वारा भी इसका विद्रोह किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। इसमें क्या था, जिस किंग के बेटा नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा इस पॉलिसी के अंडर के वो जो पुत्र को गोद नहीं ले सकता, और अगर किसी का पुत्र नहीं है और वो गोद भी नहीं ले सकता तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी वो अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ये अंग्रेज़ों का एक तरीका था भारत के ऊपर अपना कब्जा करने का। दूसरा था इकोनॉमिकली रीज़न। इकोनॉमिकली रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों की अर्थव्यवस्था को इतना परेशान कर दिया गया था। फार्मर्स थे, व्यापारी थे, मर्चेंट थे, आर्टिसंस, किसी भी वर्ग के जो भारतीय थे उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया कि टैक्स लगाए जाते थे। महलवाड़ी सिस्टम, रयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें भारी मात्रा में टैक्स लगाए जाते थे। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? अगर कोई भारतीय अपना टैक्स नहीं पे कर सकता था तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त कर ली जाती थी। अगले थे रिलीजियस रीजंस थे, कुछ के भारतीयों के जो धार्मिक हैं उनको उनकी भावनाओं को धार्मिक रूप से ठेस पहुंचाया जाता था। अंग्रेज़ों के द्वारा एक कारतूस चलाए गए थे जो एनिमल की जो चर्बी होती है, फैट होते हैं, उनसे बने थे, और उनको चलाने से पहले मुंह से, जो अपने माउथ से छीलना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंच रही थी। तो ये लास्ट कुछ जो रीजंस थे जिनकी वजह से भारतीयों के द्वारा इस 1857 के विद्रोह को किया गया था। आगे का हमारा टाइम पीरियड है 1875 का। उस टाइम पे थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया था और साथ में इंडियन लीग को एस्टैब्लिश किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो HP ब्लावत्स्काई और कॉलोनल अल्कोट के द्वारा न्यूयॉर्क USA में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये एक क्या था? धार्मिक आंदोलन था जिसे विदाउट एनी, बिना भेदभाव के इस आंदोलन को किया जाए, और इसे न्यूयॉर्क USA से स्टार्ट किया गया था। आगे 1893 में जाकर एनी बेसेंट के द्वारा इसे ज्वाइन किया गया था। आगे क्या है? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड ल्यूटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्नाकुलर एक न्यूज़पेपर था जो लोकल लैंग्वेज में चलाया जाता था, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज़ों की आलोचना की जाती थी और अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में जागरूक किया जाता था इस न्यूज़पेपर के ज़रिए। जब अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने एक पुलिस चौकी तैनात कर दी कि
इस न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल छपता था, जितना भी मटेरियल छापा जाता था, उसकी पहले पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही इस न्यूज़पेपर को छापा जाएगा। आगे क्या है, 1882 का टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे क्या हुआ था, हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन था। भारत में पहला एजुकेशन को लाने के लिए जो कमीशन चलाया गया था वो था हंटर कमीशन, जो 1882 में आया था। और इसमें टोटल 20 मेंबर्स की एक कमेटी थी और उसमें से 8 मेंबर्स थे जो वो इंडियंस थे। ये पहला ऐसा कदम था जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि अंग्रेज़ों को उनके काम करने के लिए एक पढ़े लिखे एजुकेट इंडियंस की ज़रूरत थी, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने भारत में एजुकेशन को प्रमोट किया, एक कमीशन लेकर आया गया। आगे क्या है, 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इल्बर्ट बिल में क्या था कि भारतीय जजेस को ब्रिटिश के जो अपराधी होते हैं, जो कैदी थे, उनके मुकदमे केस लड़ने की परमिशन नहीं दी जाती थी। अब भारत के क्या है, जज हैं जिनकी औहदा जो है पोजीशन है वो हाई है, और ब्रिटिश के कौन है, अपराधी हैं। लेकिन फिर भी भारतीयों के साथ इतना भेदभाव किया जाता था कि भारतीय जजेस को ब्रिटिश अपराधियों के केस लड़ने की परमिशन नहीं दी गई थी। आगे है 1885 का टाइम पीरियड, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश्ड किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके द्वारा किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कब किया गया था एस्टैब्लिश्ड। तो 1885 में WC बैनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन है जो वो होस्ट किया गया था। इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स थे और दादा भाई नारोजी के द्वारा 3 टाइम्स इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे। आगे क्या है, 1897 में रामाकृष्ण मिशन फाउंड किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और बैटल ऑफ सारागढ़ी जो 1897 में हुई थी। अब बैटल ऑफ सारागढ़ी क्या थी, जो ब्रिटिश सिख्स और अफगान ट्राइब्स के बीच में हुई थी। एक तरफ कौन था, सिख थे जो ब्रिटिश के द्वारा अपनी सेना में आर्मी में भर्ती की गए थे, और दूसरी तरफ अफगान के ट्राइब्स के द्वारा ब्रिटिश जो सिख थे उनके ऊपर हमला किया गया था। और ये इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था, 12 सितंबर 1897 को एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है कई बार। तो 1897 को ये बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि सिखों की तरफ से इसमें टोटल 21 मेंबर्स थे, जो टोटल 21 सिख थे, 21 सिख थे, और दूसरी तरफ जो अफगान ट्राइब्स थे उनकी काउंटिंग कितनी थी, 10,000 अफगान थे और एक तरफ 21 सिख थे। इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी लगभग 6 घंटे तक ये बैटल चली थी, और इसमें 21 सिखों के द्वारा 5,000 अफगान ट्राइब्स को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन इस बैटल को खुद हार चुके थे। आगे क्या है, चापेकर ब्रदर्स को फांसी की सज़ा दी गई थी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड का असैसिनेशन किया था, उनकी हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि पुणे में प्लेग फैली हुई थी। एक टाइम पीरियड था जब पुणे में प्लेग फैली हुई थी, और वहाँ पे क्या था कि WC रैंड के द्वारा लोगों को सहायता करने की बजाय, हेल्प प्रोवाइड करने की बजाय लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। चापेकर ब्रदर्स ने अपनी आंखों से इस अन्याय को देखा था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए WC रैंड की हत्या कर दी थी। अब चापेकर ब्रदर्स कौन कौन थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव चापेकर, तीनों ये ब्रदर्स को चापेकर ब्रदर्स कहा जाता है। 1905 का जो टाइम था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसके बंगाल का जो ईस्ट पार्ट था वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, और वेस्ट पार्ट में हिंदू कम्युनिटी को अलग किया गया था।
और ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही विभाजन किया गया था। इंडियंस का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो एक दूसरे से अलग हुए। कितनी ज़्यादा आप देख सकते हैं ये विभाजन जो पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे लोगों के जो करीबी थे एक दूसरे से बिछड़ चुके थे इस विभाजन में। 1906 का टाइम पीरियड है, तब मुस्लिम लीग चलाई गई थी ढाका बांग्लादेश में। और इस मुस्लिम लीग में क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना थे जिनके द्वारा ये जो मुस्लिम लीग है उसको चलाया गया था। आगे है 1907 का टाइम पीरियड, जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सूरत स्प्लिट में क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल के नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी, और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गर्म दल चाहता था कि हिंसा से काम लेना है, अगर आज़ादी लेनी है तो वायलेंस तो करनी पड़ेगी। नरम दल चाहता था कि आज़ादी तो लेनी है लेकिन हमें विदाउट वायलेंस इस इस जितनी भी ये जर्नी है इसको बिना किसी वायलेंस के आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये इसी बात पे क्या था, दोनों का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में 1907 में। आगे है 1908 का टाइम पीरियड, जब खुदीराम बोस जी का एग्जीक्यूशन हुआ था। क्यों हुआ था इनका, ये खुदीराम बोस थे कौन, खुदीराम बोस देश के पहले ऐसे भारतीय थे, क्रांतिकारी थे जिन्हें सबसे छोटी उम्र के थे जिन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था। सबसे छोटी उम्र के थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। खुदीराम बोस की एज कितनी थी, 18 ईयर्स की, 18 साल के थे जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी क्योंकि इन्होंने किंग्स फोर्ड की हत्या की थी, इसीलिए खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दी। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे जिसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है। और इसमें क्या कहा था, इंडियंस को कहा गया था कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीतिक तौर पे उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। आगे 1911 का टाइम पीरियड था जब बंगाल पार्टीशन किया गया था। और दूसरे देखो, एक बार किया गया था 1905 में, दूसरी बार बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1911 में। पूछ सकते हैं ये आपको एग्ज़ाम में। और इस बार जो इंडिया की कैपिटल थी उसे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था 1911 में। आगे टाइम पीरियड 1913 का है। 1913 में गदर पार्टी को बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को में, और इसे किसके द्वारा बनाया गया था, और गदर पार्टी में एक गदर नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, मंथली था या डेली था। तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसके एडिटर कौन थे, तो लाला हरदयाल जी थे। ये गदर पार्टी के नाम पर एक रखा गया था। 1915 जो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया भारत लौटे थे। और फर्स्ट टाइम वो कहाँ पे गए थे, अहमदाबाद आश्रम में पहुँचे थे। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे। 1916 में होम रूल लीग को चलाया गया था, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग को किसके द्वारा चलाया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। साथ में 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम का एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था। दोनों एक एग्रीमेंट के रूप में आगे आए थे। दोनों पहले तो दोनों का विभाजन हुआ था, लेकिन लखनऊ पैक्ट था जब दोनों का एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए, और भारत आने के बाद उनका जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह को बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। ये सत्याग्रह क्या था, फार्मर्स के लिए एक आंदोलन किया गया था। गांधी जी के द्वारा
फार्मर्स के साथ किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा फार्मर्स को, किसानों को नील की खेती करने के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों के पास जितनी उनकी लैंड होती थी टोटल, उसका 15% हिस्सा पार्ट होता था, जो उसके ऊपर उनको नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी, ज़रूरी होती थी। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। और इसी एक्ट के तहत इस चीज़ से उनको आज़ादी दिलवाने के लिए गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो सक्सेसफुली रहा था। आगे है 1919 में 1919 का टाइम पीरियड हमारे लिए टफ था। एक दुखदायक घटना थी इसमें हुई। एक तो था मॉन्टेगे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, दूसरा था खिलाफत मूवमेंट हुई थी, और रॉलेट एक्ट हुआ था। अब रॉलेट एक्ट क्या था कि भारतीयों को बिना उनके ऊपर केस चलाए, उनको अदालत में, बिना उनके अदालत में जाए ही, केस लड़े ही उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था। भारतीयों को ये जानने की कोई अधिकार नहीं था कि उनके ऊपर कौन सा केस है, कि कौन से अपराध के अंडर उनको जेल में बंद किया गया है। तो बिना उनकी मर्जी के, बिना उनको ये जाने, बिना उनका अदालत में मुकदमा चलाए, अंग्रेज़ों का अपनी ही मर्जी के साथ, जब अंग्रेज़ों की मर्जी होती थी, भारतीयों को जेल में लॉक कर दिया जाता था। कोई उनका अदालत में केस नहीं चलता था, मुकदमा नहीं चलता था, उनको पता ही नहीं होता था क्या ये कौन सा हमारा अपराध क्या है, दोष क्या है, कौन से मुकदमे के अंडर हमें जेल में बंद किया जा रहा है। तो ये था रॉलेट एक्ट, जो बहुत ज़्यादा भारतीयों के लिए दुखदायक था, क्योंकि ऐसा किसी के, इतना अन्याय तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आगे था जलियांवाला बाग का मैसेकर, जो जनरल डायर के द्वारा गोलियों की वर्षा करने का जो ऑर्डर दिया गया था। जनरल डायर के द्वारा शूट का ऑर्डर दिया गया था। जलियांवाला बाग में भारतीय जो लोग थे, बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे। तो उस टाइम पे जनरल डायर के द्वारा गोली का ऑर्डर दिया गया, और पूरा जलियांवाला बाग जो अभी भी वहाँ पे गोलियों के निशान से भरा पड़ा है, तो उस टाइम पे सिर्फ लाशें ही दिख रही थी जलियांवाला बाग में, खून की नदियाँ बहाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो 1919 का हमारे लिए टाइम पीरियड 13 अप्रैल का दिन था, जो काला दिन था, एक भारतीयों के लिए खून की नदियाँ चलाई गई थी। 1920 का टाइम पीरियड है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी। गांधी जी के द्वारा एक रिवोल्ट आंदोलन किया गया था। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि फ़ॉरेन की जितनी वस्तुएं होगी, फ़ॉरेन की जितनी चीज़ें होंगी, क्लॉथ्स होंगे, जो भी चीज़ें हैं, उनका बाइकॉट किया जाए। इन ब्रिटिश की आर्मी में भर्ती होने का भी बाइकॉट किया जाए। जितनी फ़ॉरेन की चीज़ें हैं, सबका बाइकॉट कर दिया जाए। अपने देश से बनी हुई स्वदेशी चीज़ों को मान्यता दी जाए, और फ़ॉरेन की, अंग्रेज़ों की बनी हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, सबका बाइकॉट कर दिया गया था। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। अंग्रेज़ों को कहा गया था कि हम आपके साथ कोई कॉपरेट नहीं करेंगे, आपकी जितनी चीज़ें होगी फ़ॉरेन के बनी हुई, वो सबका बाइकॉट किया जाएगा। आगे टाइम पीरियड है 1922 का, जब चोरा चोरी की इंसिडेंट हुआ था। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था। 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट किया गया था चोरा चोरी का। और कहाँ पे हुआ था? यूपी, गोरखपुर में हुआ था। यूपी के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो वहाँ पे साथ में एक चोरा चोरी का जो गांव था, वहाँ पे एक पुलिस की चौकी बनी हुई थी, और पुलिस की चौकी को भारतीयों के द्वारा आग लगा दी गई थी। और वहाँ पे उस चौकी के अंदर 22 के करीब जो ब्रिटिश पुलिस कर्मचारी थे, वो मौजूद थे, और वहीं पे वो जिंदा जलकर
राख हो गए थे। तो ये चोरा चोरी की जो घटना थी, इंसिडेंट था कि एक पुलिस चौकी को भारतीयों के द्वारा जलाकर राख कर दिया गया था। और गांधी जी को लगा कि गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होनी चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए, लेकिन भारतीयों कुछ क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये हिंसा कर दी थी, वायलेंस की गई थी। तो इसीलिए गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन था उससे वापस ले लिया था। उसी टाइम गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। 1923 का टाइम पीरियड था जब स्वराज पार्टी बनाई गई थी। और स्वराज पार्टी का एम क्या था? पहले तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा कारण था कि हमें क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए। और आगे है ये 1923 का टाइम पीरियड याद रखना है, बिकॉज ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, स्वराज पार्टी का टाइम पीरियड। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहाँ पे हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। टाइम पीरियड याद रखना है साथ में। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। लखनऊ के पास एक काकोरी नाम का विलेज है, तो वहीं पे एक ट्रेन, वहाँ पे एक ट्रेन है जो क्रॉस करती है। तो उस ट्रेन में ब्रिटिश का एक जो सरकारी खजाना था वो उस टाइम पे उस ट्रेन में जा रहा था। तो भारतीयों को पता था, तो उन्होंने इस काकोरी ट्रेन को लूटा था उस खजाने को पाने के लिए। भारतीयों के द्वारा उस ट्रेन को लूटा गया था और माना जाता है कि इसमें 4600 रुपीज़ थे। तो भारतीयों के द्वारा 4600 रुपीज़ को लूटा गया था, जो उस टाइम के एक खजाना था, बहुत ज़्यादा थी। और ये काकोरी कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा चलाया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। इस घटना को अंजाम किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। आगे चलते हैं। आगे 1927 का टाइम पीरियड है जब साइमन कमीशन आया था और भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक के नाराबाजी की गई थी। 1928 में क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा सॉन्डर्स का असैसिनेशन किया गया था। 32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। ये जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सॉन्डर्स की एक्सीडेंटली जो हत्या इनके द्वारा हो चुकी थी। और ये इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या क्यों की थी? क्योंकि लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या क्यों की थी? लाला लाजपत राय जी का मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में, और 17 नवंबर 1928 में क्या हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की मौत हो चुकी थी और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था। आगे है 1929 का टाइम पीरियड है। 1929 को पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया था, डिक्लेयर किया गया था कि हमें सिर्फ चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। ये लाहौर सेशन में कहा गया था गांधी जी के द्वारा और वहीं पे गिरफ्तारी भी दे दी गई थी। और भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका गया था, धमाका किया गया था और वहाँ पे क्या था? वॉइस रॉय के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल को पेश किया जा रहा था। तो उसी टाइम पे भगत सिंह और बीके दत्त ने बॉम्ब फेंककर एक धमाका किया और वो वहाँ से गए नहीं, वहीं पे खड़े रहे और कुछ ही टाइम बाद असेंबली में पर्चे, जो पेपर्स हैं, वो गिरने लगे और उन पर्चों के ऊपर, पेपर्स के ऊपर क्या लिखा था कि ये बॉम्ब है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका गया, बल्कि अंग्रेज़ों के कान खोलने के लिए इस बॉम्ब को फेंका गया है। तो वहीं पे इनकलाब के नाराबाजी करते हुए, इनकलाब का नारा लगाते हुए
भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा गिरफ्तारी दे दी गई थी। आगे है 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड हुई थी। किसके द्वारा थी ये? सूर्य सेन। सूर्य सेन पेशे से एक टीचर थे और चिटागोंग में ही एक अध्यापक के रूप में काम करते थे। तो चिटागोंग में इनको पता था कि अंग्रेज़ों के दो जो हथियार घर हैं, वेपन्स हाउस हैं, जहाँ पे वेपन रखे हुए हैं अंग्रेज़ों के, तो ये अपने साथियों के साथ उसी हथियार घर में इन्होंने छापा मारा था और रेड मारी थी चिटागोंग में। तो इसीलिए इसको चिटागोंग आर्मरी रेड कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में क्या किया था, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी और इनके नेल्स और टीथ वगैरह सब कुछ छीला गया था, तोड़ा गया था। इतनी बेरहमी से इनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी। 1930 में सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, जिसे डांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट क्या था? इसे 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था और इसमें टोटल 78 आश्रम के जो मेंबर्स गांधी जी के साथ थे। और इसमें क्या था कि जो नमक है, सॉल्ट है, वो हर घर में यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। जो टैक्स बहुत ज़्यादा था, अब भारतीय क्या करें, कौन सा टैक्स पे करें? अंग्रेज़ों ने तो सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। तो भारतीयों ने सोचा कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, अपना समुंदर में से अपना खुद का सॉल्ट जो नमक है उसको बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा उसकी भी क्या कर देगी, उसको भी मनाही कर देगी कि आप जो समुंदर से जो अपना सॉल्ट है, नमक है, उसको खुद तैयार नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ पे भी पाबंदी लगा दी। लेकिन गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, कि हम भारतीय हैं जो खुद अपना समुंदर में से नमक तैयार करके उसे यूज़ करेंगे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नमक का यूज़ नहीं करेंगे। आगे क्या था? 1931 का टाइम पीरियड था जब गांधी इरविन पैक्ट को स्टार्ट किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है? तो गांधी जी ने कहा था इसमें इरविन के साथ, उस टाइम पे वायसराय कौन था? इरविन था। उनके साथ समझौता हुआ कि जितने भी हमारे आरोपी हैं, जिनको आपने जेल में बंद कर रखा है, बंदी बना कर रखा है, सबको रिहा किया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। आंदोलन में जितने भी भारतीयों के ओहदों को भारतीयों ने अपने ओहदों से रिज़ाइन दिया था, सबको उनकी पोजीशंस ओहदे पर वापस किए जाएं। इस आंदोलन में जितनी भारतीयों की सबकी जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसको जब्त किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो सबकी वापस की जाए, उनको सब कुछ वापस लौटाया जाए। तो ये क्या था? गांधी इरविन पैक्ट था जो 1931 में किया गया था। उसके बाद कराची सेशन था। कराची सेशन से 6 दिन पहले भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसीलिए जो लोग थे वो गांधी का विद्रोह कर रहे थे। लोगों को लगता था कि गांधी की वजह से, अगर गांधी चाहते तो वो भगत सिंह को बचा सकते थे, उनकी फांसी को रोक सकते थे। इसीलिए लोग गांधी जी के खिलाफ थे, उनके लिए उनके मुर्दाबाद के नाराबाजी कर रहे थे। साथ में 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ये सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस थी, ये गांधी जी के द्वारा अटेंड की गई थी। और गांधी जी के साथ कौन थी? जो फर्स्ट फीमेल थी वो थी सरोजनी नायडू। तो गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, ये दोनों ने। आगे का टाइम पीरियड है 1932 का, जब पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर क्या चाहते थे कि दलित वर्ग को प्रमोट किया जाए। दलित वर्ग की विधानसभा में सीट्स को 71 से इंक्रीज़ करके 148 जो दलित वर्ग की विधानसभा में सीट्स थी उनको किया गया था। और दलित वर्ग को 2 वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए।
एक वोट कौन सी होगी, जो वोट दलित वर्ग अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए डालेंगे। दूसरी वोट सामान्य वर्ग के लिए होगी, जो सबके साथ वो अपना वोट देंगे। ये 1932 का टाइम पीरियड जब पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, और साथ में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी। आगे है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे कहा जाता है 1935 का। अब इसमें क्या था कि सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर्स थी उनका डिवीज़न किया गया था। 3 जो लिस्ट हैं उनको तैयार किया गया था। इसमें फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तीनों को इसमें लाया गया था। साथ में डायरकी सिस्टम को ख़त्म किया गया था, बाइकैमरलिज्म की बात की गई थी, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 के इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। आगे क्या है, 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को बनाया गया था, और इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी तैयार की गई थी, उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और साथ में 1939 में क्या चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। अब भारतीयों के पास अच्छा मौका था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, अंग्रेज अपनी वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था उसमें बिजी है, तो साथ में अगर भारतीय अपनी जो विद्रोह है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आज़ादी जल्दी ले पाएंगे। 1940 का टाइम पीरियड था जब अगस्त ऑफर लाया गया था लिनलिथ गो के द्वारा। उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, लिनलिथ गो थे। तो उनके द्वारा इस जो अगस्त ऑफर था इसमें कहा गया था कि आपकी भारतीयों को कि आपकी सभी जितनी भी जो लिस्ट है कि हमारी ये कंप्लीट की जाए, हम ये चाहते हैं, उन सभी आपकी मनोकामनाओं को पूरा किया जाएगा। पहले क्या करो, आप वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दो। जब आप वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद हम आपकी सभी लिस्ट को, सभी जो आप चाहते हो वैसा ही होगा, हम मान लेंगे। ये था अगस्त ऑफर जो 1940 में था। आगे था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इंडियंस ने तो सोच रखा था कि हमें सिर्फ चाहिए तो आज़ादी चाहिए, तो ये 8 अगस्त 1942 के 2 में बॉम्बे में इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, और गांधी जी के द्वारा यहाँ पे गिरफ्तारी दे दी गई थी। साथ में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज का भी किया गया था। आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी, ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, स्ट्रॉन्ग सेना थी, जिसमें क्या था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान और हिटलर के साथ मिलकर इस सेना को खड़ा किया था, सेना को बनाया था। तो ये स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। 1945 का आगे टाइम पीरियड क्या है, वीवल प्लान आया था। 1945 में क्या था, वीवल प्लान लाया गया था, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और इसमें क्या था, भारतीयों को कहा गया था कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ की पोजीशन को छोड़कर बाकी के जो पॉलिटिकल मेंबर्स होंगे वो वहाँ पे भारतीयों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन जो हाई पोजीशंस थी वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ की, वहाँ पे तो अंग्रेज ही रहेंगे, तो नीचे वाली जितनी थी वहाँ पे कह रही है कि भारतीयों आपको हम अपॉइंट कर देंगे। लेकिन भारतीय अब नहीं मानेंगे, इंडियंस ने कह दिया है कि हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। तो आगे का टाइम पीरियड 1946 था का, जब कैबिनेट मिशन लाया गया था और इसे क्लेमेंट एटली के द्वारा पेश किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान में फिर अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को एक मीठी गोली दी गई थी कि आपका सभी आप जो चाहते हो वैसा होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि अब हमारा अंत आ चुका है। और आगे आया था 1947 में माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान क्या था, इसमें भारतीयों को अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि आपको आज़ादी मिलेगी, हम आपको आज़ाद कर देंगे, पूर्ण स्वराज देंगे। लेकिन कब, 30 जून 1948 को
ठीक है, आपको आज़ादी अब नहीं मिलेगी 1947 को, कब दी जाएगी? 30 जून 1948 को आपको आज़ादी देंगे। लेकिन भारतीयों ने कहा कि हमें चाहिए तो अभी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ऊपर तो भरोसा किया नहीं जा सकता था। आपको पता ही है कि 100 साल हो गया था, कैसे कैसे 1857 से लेकर कैसे कैसे पॉलिसीज़ चला रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के ऊपर तो भरोसा कर नहीं सकते थे। लेकिन फाइनली अंग्रेज़ों ने क्या किया, जाते जाते एक पार्टीशन कर गए इंडिया में। क्या किया उन्होंने? इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में इंडिया एक तरफ क्या कर दिया, इंडिया कर दिया, दूसरी तरफ क्या कर दिया, पाकिस्तान कर दिया। जाते जाते एक पार्टीशन कर गए इंडिया और पाकिस्तान की। अंग्रेज़ों ने कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो हिंदू लोग हैं वो इंडिया में रहेंगे। अब इन अंग्रेज़ों से पहले इंडियंस को क्या पता था, भारतीय लोगों को क्या पता था कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये बंटवारा कराया कि मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, हिंदू लोग इंडिया में रहेंगे। तो ये बंटवारा किसने करवाया था? ये कास्ट सिस्टम किसने, कास्ट के रूप के जो धर्म के रूप में किसने बंटवारा करवाया था? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया, एक साइड पे हिंदू मुस्लिम धर्म को अलग कर दिया, उनके एक दूसरे के प्रति एक नफ़रत की भावना स्टार्ट कर दी कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो। और साथ में इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था एक लाइन के थ्रू। उस लाइन का नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम था? रेड क्लिफ लाइन थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी है, जो रिसेंट जिसे बनाया गया है, दोनों की बंड की गई है। ये था हमारा 1947 का जो आज़ादी थी भारत को, जो 1947 में आज़ाद हो गया था भारत। अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया गया था। ये पूरा 1857 से लेकर 1947 तक का टाइम पीरियड था कि क्या क्या हुआ था, कब कौन से पीरियड में कौन सा आंदोलन किया गया था, ये सब कुछ था। इस एक वीडियो में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पूरा चार्ट मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिलेगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।